नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। आज की हमारी कहानी पंजाब के एक छोटे से गांव के रहने वाले एक शख्स की है जिसका नाम रवि है, जो कि पेशे से एक ट्रक ड्राइवर है। दोस्तों, रवि ज़्यादातर अपने गांव से बाहर ही रहता था क्योंकि उसे अपने ट्रक से माल लाद कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता था। इसलिए उसका अधिकतर समय सड़क पर ही गुजरता था। इस दौरान रवि को सड़कों पर अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के अनुभव होते थे। कभी कभी उसके साथ कुछ ऐसी भयानक घटनाएं हो जाती थी कि वह डर कर ट्रक ड्राइवर का पेशा छोड़ने का मन बना लेता था, किंतु उसे ट्रक ड्राइवर के काम के अलावा और कोई भी काम ठीक से नहीं आता था। इसलिए वह मजबूर होकर इस पेशे को छोड़ नहीं पाता था। इसके अलावा वह बहुत अधिक पढ़ा लिखा भी नहीं था, इसलिए उसे कहीं कोई अच्छी नौकरी भी नहीं मिल सकती थी। इसी वजह से अंत में थक हार कर उसे यही काम करने पर मजबूर होना पड़ता था। उसके साथ ट्रक ड्राइविंग के दौरान होने वाली कुछ भयानक घटनाओं में से एक घटना आज हम उसी की ज़ुबानी सुनने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए अब यह कहानी रवि के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले जैसा कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की यह कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम रवि है और मैं पंजाब के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। आज जो डरावनी कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, वह मेरे जीवन में हुई एक बहुत ही भयंकर और डरावनी घटना के बारे में है। दोस्तों, ट्रक ड्राइविंग के दौरान मेरे साथ अक्सर बहुत सी अजीब और भयानक घटनाएं घटती रहती हैं। उन्हीं भयानक घटनाओं में से मैं आज एक घटना के बारे में आप सबको बताने वाला हूं। मुझे यकीन है कि मेरी यह डरावनी कहानी सुनने के बाद आपकी धड़कनें बढ़ जाएंगी और आपका शरीर डर से कांप उठेगा। यकीन मानिए, जब यह डरावनी घटना मेरे साथ घटी थी तो मैं कई रातों तक ठीक से सो नहीं पाया था और लगभग 4 महीनों तक मैं काम पर भी वापस नहीं गया था। मेरे हाथ ट्रक की स्टीयरिंग पकड़ते ही कांपने लगते थे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे कहानी पर आता हूँ। मैं अक्सर माल से लदा ट्रक लेकर शाम के समय ही निकलता था, क्योंकि जब मैं शाम के समय ट्रक लेकर निकलता था तो कुछ ही घंटों बाद रात हो जाती थी और रात के समय सड़क पर ट्रैफिक काफ़ी कम हो जाता था और ऐसे में मैं ट्रक तेज़ी से चलाकर अपने माल की डिलीवरी थोड़ा जल्दी पहुंचा देता था। ज़्यादातर ट्रक ड्राइवर इसी तरह से माल की डिलीवरी पहुंचाते हैं, जिससे उनका काफ़ी समय बच जाता है। उस शाम एक ऐसी ही डिलीवरी लेकर मैं जयपुर से राजस्थान के लिए रवाना हुआ था। नवंबर का महीना था। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी वैसे वैसे ठंड भी अपने पूरे सबाब पर चढ़ने लगी थी और सड़क पर धीरे धीरे कोहरा भी छाने लगा था। गर्म कपड़ों के नाम पर मैंने अपने शरीर पर एक पतला सा ऊनी स्वेटर ही डाल रखा था। जब ठंड से मेरा पूरा शरीर कांपने लगा तो मैंने ट्रक में रखा जैकेट उठाकर पहन लिया। मैं शाम को माल की डिलीवरी लेकर लगभग 5 बजे निकला था और अब लगभग 11 बजने वाले थे। मतलब मैं 6 घंटों से लगातार ट्रक चला रहा था। मेरे पेट में भूख से चूहे कूदने लगे थे, क्योंकि जब मैं ट्रक लेकर वहाँ से निकला था तभी से मुझे थोड़ी बहुत भूख लगने लगी थी। पहले मैंने सोचा कि कुछ खा पी कर निकलूँ, पर बाद में मैंने सोचा कि कहीं रास्ते में ही किसी ढाबे पर कुछ खा पी लूँगा, इसलिए वहाँ से बिना कुछ खाए पिए ही निकल पड़ा। मेरे लिए आज यह सड़क बिल्कुल अनजान थी, क्योंकि इस सड़क पर मैं पहली बार ट्रक लेकर निकला था।
मुझे तो ठीक से ये रास्ता भी नहीं पता था। मैं तो बस अपने अनुमान से ही आगे बढ़ता जा रहा था। वह सड़क दिखने में काफ़ी सुनसान दिखाई दे रही थी और मैं उसी सड़क पर लगभग 1 घंटे से चल रहा था, पर मुझे अपने ट्रक के अलावा और कोई दूसरा वाहन उस सड़क से गुजरता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं काफ़ी देर से सड़क के अगल बगल में देखता हुआ चल रहा था ताकि शायद कोई छोटा मोटा ढाबा या फिर चाय की कोई टपरी ही दिख जाए और मैं वहाँ पर रुककर कुछ खा पी सकूं और आगे के रास्ते के बारे में भी जानकारी ले सकूं। पर मुझे काफ़ी देर से उस सड़क के आसपास कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा था। इसी वजह से मैं काफ़ी परेशान होने लगा था क्योंकि मेरी भूख लगातार बढ़ती ही जा रही थी। रात के साथ साथ ठंड का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा था। घने कोहरे ने सड़क को जकड़ना शुरू कर दिया था, इसलिए सामने देखने में काफ़ी समस्या हो रही थी और मैं वहाँ पर रुककर कुछ खा पी सकूं और आगे के रास्ते के बारे में भी जानकारी ले सकूं। मैंने अब ट्रक की स्पीड को थोड़ा कम कर दिया था क्योंकि ऐसा न करने पर सामने से आते हुए किसी दूसरे वाहन से मेरा ट्रक टकराकर किसी बड़ी घटना का शिकार भी हो सकता था। हर साल ऐसी ही भयानक ट्रक दुर्घटनाओं में हज़ारों ट्रक ड्राइवर भाई अपनी जान गंवा देते हैं और अपने पीछे रोता बिलख अपना परिवार छोड़ जाते हैं। इसलिए ऐसे ख़राब मौसम में बड़ी ही सावधानी से ट्रक ड्राइविंग करनी चाहिए और शराब इत्यादि के नशे में तो ट्रक बिल्कुल भी नहीं चलाना चाहिए। खैर, मैं अपनी कहानी पर आता हूँ। लगभग 1 घंटा और आगे चलने पर मुझे सड़क के किनारे एक छोटी सी चाय की टपरी सी दिखी, तो मैंने जल्दी से ट्रक को वहीं पर रोककर सड़क के किनारे एक तरफ लगा दिया और ट्रक से नीचे उतरकर उस चाय की टपरी की ओर चल दिया। घास फूस से बनी उस चाय की टपरी की छत से लटका एक पुराना सा लालटेन जल रहा था, जिसकी धीमी रोशनी उस छोटी सी चाय की टपरी को प्रकाश देने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मैंने उस चाय की टपरी के सामने पहुंचकर देखा तो उस टपरी के भीतर पड़ी एक छोटी सी बेंच पर अपने हाथ पैर समेटे हुए एक 65 से 70 साल का बुजुर्ग बड़ी ही गहरी नींद में सो रहा था। उसका मुंह बिल्कुल खुला हुआ था और उसके तेज खर्राटों से वह चाय की पूरी टपरी गूंज रही थी। मैं उसके पुराने और गंदे से दिखने वाले उस छोटे से काउंटर पर हाथ पटकते हुए उसे जगाने की कोशिश करते हुए बोला, हेलो दादाजी, क्या कुछ खाने के लिए मिल सकता है? किंतु वह बुजुर्ग बहुत ही गहरी नींद में सोया हुआ था, इसीलिए मेरी आवाज़ का उस पर कोई भी असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। वह तो बस पूरी मस्ती में खर्राटे भरते हुए सो रहा था। मैंने एक बार फिर से उस काउंटर पर थोड़ा तेज़ी से हाथ पटक हुए वहीं शब्द दोहराते हुए कहा, हेलो दादाजी, क्या कुछ खाने के लिए मिल सकता है? अब की बार उस बुजुर्ग के शरीर में थोड़ी सी हलचल होती हुई दिखाई दी। उसने अपना खुला हुआ मुंह बंद करते हुए आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा और धीरे से उठकर बेंच पर बैठ गया। वह कुछ देर तक यूं ही बेंच पर बैठा रहा। वह अभी अभी गहरी नींद से उठा था, इसलिए शायद वह अपनी नींद की खुमारी को उतार रहा था। कुछ देर बाद उसने मेरी तरफ देखते हुए मुझसे पूछा कि आपको क्या चाहिए बाबूजी? इतनी रात में मेरे पास कुछ बचा भी नहीं है। आप कहेंगे तो बना दूंगा, लेकिन थोड़ा समय ज़रूर लगेगा। भूख से मेरा बहुत बुरा हाल था और आगे सड़क पर कोई होटल या ढाबा मिलने की बहुत ही कम उम्मीद थी, इसलिए मैंने उस बुज़ुर्ग से हाँ में सिर हिलाते हुए कहा कि ठीक है दादा, बना दीजिए, मैं इंतज़ार कर लूँगा। वैसे आपके पास इस वक्त क्या क्या बन सकता है? इस पर उस बुज़ुर्ग ने मुझे बताया कि इस वक्त वह चाय और समोसे के अलावा और कोई भी दूसरी चीज़ नहीं बना सकता है, क्योंकि दूसरी और कोई चीज़ बनाने के लिए उसके पास सामान ख़त्म हो गया है। मैंने उससे फिर से हाँ में सिर हिलाते हुए दोबारा कहा कि ठीक है, बना दीजिए, पेट में बहुत देर से चूहे कूद रहे हैं, जो भी मिलेगा उससे पेट भर लूँगा। ये सुनकर उस बुज़ुर्ग ने मुझसे कहा कि कुर्सी ले लीजिए। बाबूजी, मैं जल्दी से बना देता हूँ। मैं चाय की उस टपरी के बाहर पड़ी एक प्लास्टिक की टूटी फूटी सी कुर्सी पर जाकर बैठ गया और वह बुज़ुर्ग अपने काम में लग गया। मैं जिस कुर्सी पर बैठा हुआ था उसके पास ही सूखी लकड़ियों का एक बड़ा सा ढेर लगा हुआ था। शायद इनका इस्तेमाल वह बुज़ुर्ग इस कड़ाके की ठंड में अपने और अपने ग्राहकों के हाथ सेकने में करता था। मैंने सोचा, सो क्यों ना इन लकड़ियों के ढेर से कुछ लकड़ियां निकाल कर उन्हें जलाया जाए।
और ठंड से अकड़ चुके अपने शरीर को कुछ राहत पहुंचाई जाए। मैंने वैसा ही किया। कुछ ही देर में मैंने उन लकड़ियों के ढेर में से कुछ सूखी हुई लकड़ियां निकालकर अपनी कुर्सी के पास ही एक छोटा सा ढेर लगा दिया।